जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसके अकॉर्डिंग हम डेली बेसिस पे 25 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। ये 25 क्वेश्चन सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा कि आप लोगों से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उन्हीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों का एनालिसिस करके आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट तैयार किए जा रहे हैं। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़े रहिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आप लोगों को इन प्रैक्टिस सेट के जरिए। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करेंगे सॉल्व तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं ये। आइए तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 को नहीं देखा है वो लोग प्रैक्टिस सेट 1 और सेट 2 को जाके देखिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आइए प्रैक्टिस सेट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में हम लोगों को पहला जो क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन दिया गया है कि तापमान बढ़ाने पर शुद्ध अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो प्योर सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होता है। तो हम सभी लोगों को पता है जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है इसके आगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन दिया गया था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज में दिया गया है, न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया गया है। क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे लिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि किसी प्रक्षेप के प्रक्षेपण कोण 45 डिग्री माइनस थीटा तथा 45 डिग्री प्लस थीटा के लिए प्रक्षेप के क्षैतिज परासों का अनुपात क्या होगा। आपसे क्या पूछा गया है बच्चों, आपसे पूछा गया है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो दी गई है इनके लिए आपको रेशियो बताना है प्रोजेक्टाइल का। किसका रेशियो बताना है आप लोगों को, आपको बताना है क्षैतिज परासों का रेशियो बताना है, यानी कि इनके बीच में क्या अनुपात होने वाला है। तो सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्षैतिज परास का फॉर्मूला क्या होता है। क्षैतिज परास क्या होता है सबसे पहले तो ये समझिएगा। तो क्षैतिज परास क्या है, यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के किसी एक पॉइंट से उठाकर किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ किसी एंगल पर फेंकते हैं और वो अर्थ के दूसरे पॉइंट पर जाकर क्या करता है, गिरता है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज परास। क्या बोलते हैं बच्चों, क्षैतिज परास, जिसको हम बेसिकली काय से दर्शाते हैं, नॉर्मली इसको दर्शाते हैं हम आर से। काय से दर्शाते हैं बच्चों, आर से। इसको रिप्रेजेंट काय से किया जाता है, आर से। तो हमसे क्या पूछा गया है, ए से बी के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है, इनके अनुपात पूछे गए, रेशियो पूछा गया है। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है, यदि आप लोगों को क्षैतिज परास का फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला पता है तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यदि हम बात करें R1 के लिए, किसके लिए बात करें बच्चों, R1 के लिए 45 माइनस थीटा दिया गया। तो इसमें यदि हम बात करते हैं तो जब यहाँ पे हम 45 माइनस थीटा पुट करते हैं तो जो वैल्यू मिलती है हमें वो क्या मिलती है बच्चों, यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, क्या मिलती है बच्चों, 90 माइनस थीटा अपॉन जी। क्या मिलती है बच्चों, यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। यदि R2 निकालते हैं यहाँ से, क्या निकालते हैं बच्चों, R2 निकालते हैं तो R2 क्या होता है यहाँ से, यू स्क्वायर साइन 90 प्लस थीटा अपॉन जी। क्या होता है बच्चों, 90 प्लस थीटा अपॉन जी। यदि इन दोनों के बीच में हम रिलेशन बनाना चाहते हैं, R1:R2 निकालना चाहते हैं, दोनों के रेशियो को निकालना चाहते हैं, तो रेशियो निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा। उसी तरह साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा। इसी को जब हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों तो देखिएगा यहाँ से यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, जी से जी कैंसिल हो जाता है, हमें जो मिलेगा वो देखने के लिए बात बनेगी। R1/R2 जब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चों, R1/R2 निकालते हैं तो क्या मिलता है हमें, cos 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। क्या मिलता है बच्चों, cos 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। जब इन दोनों को कैंसिल किया जाता है तो R1:R2 जो मिलता है हमें वो क्या मिलता है बच्चों, 1:1, यानी कि R1 और R2 का जो रेशियो निकल के आता है वो रेशियो क्या होता है, 1:1 का होता है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ से यदि हम देखें तो इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1:1। जो क्षैतिज परासों का अनुपात दिया गया है वो अनुपात क्या है, 1:1 का है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया
कि जो मिट्टी के घर होते हैं गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होते हैं, क्यों? मिट्टी के घड़े में जैसे पानी की बात की जाए या फिर हम बात करें मिट्टी के घरों की, जो कच्चे घर होते हैं मिट्टी के बने होते हैं वो गर्मियों में साधारणतः ठंडे रहते हैं और ठंड में साधारणतः कैसे रहते हैं? गर्म होते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका एक बेसिक सा कारण है बच्चों। कारण क्या है कि मिट्टी जो होती है वो जो ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है या बैड कंडक्टर होती है। क्या होती है बच्चों? ऊष्मा की कुचालक होती है, बैड कंडक्टर होती है। यहाँ से ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है हमारा? मिट्टी ऊष्मा की अति चालक है, क्या सुपर कंडक्टर है? नहीं। मिट्टी ऊष्मा की क्या सुपर कंडक्टर है? नहीं है। मिट्टी ऊष्मा की अच्छी सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर है? नहीं। मिट्टी ऊष्मा की बुरी चालक है। क्या है बच्चों? बुरी चालक। बिल्कुल ये ऑप्शन सही बैठता है। मिट्टी क्या है? ऊष्मा की बुरी चालक है। इसीलिए गर्मियों में मिट्टी के बर्तनों में पानी ठंडा रहता है और ठंड के मौसम में बेसिकली, या मिट्टी के घरों की हम बात करें तो मिट्टी के घर ठंड में बेसिकली कैसे रहते हैं? ठंड में गर्म होते हैं और गर्मी के मौसम में कैसे रहते हैं? ठंडे रहते हैं। इसका बेसिक रीज़न क्या है बच्चों? इसका बेसिक रीज़न ये है कि भाई मिट्टी ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। मिट्टी ऊष्मा की क्या होती है बच्चों? कुचालक होती है, बैड कंडक्टर जिसे हम के लोग बोलते हैं। या फिर इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि मिट्टी ऊष्मा की कुचालक होने के कारण क्या होता है? गर्मियों में ठंडी और ठंड में कैसी होती है? गर्म होती है। ठंड में कैसी होती है बच्चों? गर्म होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जब इसको अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो आइए देखते हैं। इसी पे बेस्ड कई बार एक क्वेश्चन और भी किया जाता है बच्चों। क्वेश्चन क्या होता है कि बताइए गर्मियों के दिनों में कुएं का पानी ठंडा रहता है और ठंड के दिनों में कुएं का पानी गर्म होता है, इसका कारण क्या है? तो उसका भी कारण सीधे सीधे हम क्या बोल सकते हैं कि जो मिट्टी होती है वो ऊष्मा की क्या होती है? बुरी सुचालक होती है या फिर कुचालक होती है, बैड कंडक्टर होती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक इंजन 10 किलोवाट शक्ति प्रदान करे तो इसके द्वारा 200 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लिफ्ट को 40 मीटर ऊपर उठाने में कितना समय लगेगा? हमसे टाइम पूछा गया है, हमें इंजन की क्या बता दी गई है? पावर बता दी गई है, उस ऑब्जेक्ट का मास बता दिया गया है जिस ऑब्जेक्ट को हमें लेके जाना है, और कितनी हाइट तक लेके जाना है? उसको 40 मीटर की हाइट पर लेकर जाना है, 40 मीटर की हाइट पर लेके जाना है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें दिया क्या क्या है और क्या क्या हमसे पूछा है। पावर हमें बता दी गई है, पावर उसकी कितनी है? 10 किलोवाट। कितनी है बच्चों? 10 किलोवाट। दूसरी चीज हमें मास बताया गया है, मास कितना दिया गया है? 200 kg। कितना दिया गया बच्चों? मास कितना बताया गया है? 200 kg बताया गया। और हाइट हमें बताई गई, कितनी हाइट पर लेकर जाना है उसको? 40 मीटर की हाइट पर लेकर जाना है। पावर क्या होती है बच्चों? वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि कार्य बटा समय के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज इन वर्क क्या बोला जाता है? पावर बोला जाता है। अब ध्यान से देखा जाए तो जो वर्क है, वर्क ही एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, वर्क ही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। और जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी बच्चों? यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वर्क को हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। ये पावर का एक और फॉर्मूला जनरेट किया जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। यदि यहाँ से देखा जाए बच्चों तो ठीक से देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एम इंटू जी इंटू एच अपॉन टी। लेकिन दिक्कत ये भी है बच्चों कि जो मास दिया गया है वो एसआई यूनिट में दिया गया है, जो हाइट दी गई है वो एसआई यूनिट में दी गई है, लेकिन जो पावर है वो एसआई यूनिट में नहीं दी गई, किलोवाट में दी गई। तो हम सबको पता है कि 1 किलोवाट इज इक्वल्स कितना होता है? 1000 वाट। कितना होता है? 1000 वाट। उसी तरह से 10 किलोवाट कितना हो जाएगा बच्चों? 10,000 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,000 वाट हो जाएगा। इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम तो 10 किलोवाट इज इक्वल्स कितना होगा? 10,000 वाट होगा। कितना होगा? 10,000 वाट। जब इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों तो P का वैल्यू कितना दिया गया? 10,000 वाट इज इक्वल्स M का वैल्यू कितना दिया गया बच्चों? 200 kg इंटू G का वैल्यू कितना दिया गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना दिया गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें क्वेश्चन में दे दिया गया था। और हाइट कितनी दी गई? 40 मीटर। कितनी दी गई? 40 मीटर। हमें टाइम बताना है, कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों टाइम निकालने के लिए? T इज इक्वल्स, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 200 इंटू 10 2000, और 2000 का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं 40 में तो कितना आता है? 80,000। कितना आता है बच्चों? 80,000। 80,000 अपॉन 10,000, 80,000 अपॉन 10,000। जीरो से जीरो लैप्स होती है, कितना बचता है? T इज इक्वल्स कितना मिलता है बच्चों हम लोगों को? T इज इक्वल्स मिलता है कितना? 8 सेकेंड। 8 सेकेंड हमें मिलता है। तो कितना टाइम लगेगा उस मशीन को? कितना टाइम लगेगा उस मशीन को? 8 सेकेंड लगेंगे। उस मशीन को कितना टाइम लगेगा बच्चों? 8 सेकेंड लगेंगे। कि क्या करने में?
200 किलोग्राम के किसी ऑब्जेक्ट को 40 मीटर की हाइट पर ले जाने के लिए कितना टाइम लगेगा उस मशीन को? 8 सेकेंड लगेंगे। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए। बड़े इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमें पावर का फॉर्मूला तो पता होता है कि भाई वर्क अपॉन टाइम होता है, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, वो रिलेट कर देता है किसके साथ? पोटेंशियल एनर्जी के साथ। अब हम सबको पता है कि वर्क को एनर्जी में और एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है कि श्यानता गुणांक की विमाएँ क्या हैं, डायमेंशंस क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। यदि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें निकालना है तो उसकी डायमेंशन पूछी जा रही है। सबसे पहले तो हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता होना चाहिए क्या होता है। तो हम सब लोगों को पता है बच्चों, जब किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डिप किया जाता है तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। क्या लगता है? थ्रस्ट लगता है, फोर्स लगता है। वो फोर्स जो होता है एरिया के कैसे होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया के कैसे होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और वही फोर्स जो होता है वो वेग प्रवणता के कैसे होता है बच्चों? वेलोसिटी ग्रेडियंट के कैसे होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम बोलते हैं dv/dx। क्या बोलते हैं बच्चों? dv/dx, जहाँ v क्या होता है? वेलोसिटी होता है, और x क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। आइए यहाँ से जब इन दोनों को इक्वेशन को हम एक साथ ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमें? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a इंटू dv/dx। क्या मिलता है बच्चों? a इंटू dv/dx। जब इस इक्वेशन में से इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो क्या डलता है? कांस्टेंट डलता है। वो कांस्टेंट कौन होता है बच्चों? यहाँ पे हमारे पास वो कांस्टेंट होता है माइनस ऑफ ईटा। क्या होता है वो कांस्टेंट? माइनस ऑफ ईटा a इंटू dv/dx। क्या होता है बच्चों? a इंटू dv/dx। इस ईटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस ईटा को ही क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जहाँ ये माइनस चिन्ह जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो विस्कोसिटी होती है, ये जो विस्कोस फोर्स होता है, ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। यदि हम ईटा के यहाँ से हम क्या निकालते हैं? इसका डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं तो ईटा इज इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों? f अपॉन a dv/dx। क्या हो जाएगा बच्चों? f अपॉन a dv/dx। इसी को आगे जब हम सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को बच्चों? f अपॉन, या f इंटू डी एक्स बोल सकते हैं हम डायरेक्ट, f इंटू डी एक्स अपॉन a इंटू डी वी बोल सकते हैं। a इंटू क्या बोल सकते हैं? डी वी। जब इसको और आगे हम सोल्व करते हैं तो f क्या होता है? फोर्स होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ मास लिखा इंटू एक्सेलरेशन लिखा, एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ये क्या है? x डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। x क्या दिया गया है? डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। अपॉन a क्या है? एरिया है। a क्या है बच्चों? एरिया है। और dv क्या है? वेलोसिटी है। क्या है बच्चों? dv वेलोसिटी है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो हम यहाँ से देखते हैं f इज इक्वल जो निकल के आता है हमारे पास, मास का डायमेंशन क्या लिखते हैं हम लोग, या मास का ये जो यूनिट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? किलोग्राम। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर होता है। अपॉन यहाँ से एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। और वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होता है। चाहें तो हम इस मीटर स्क्वायर से इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। आगे बढ़ाएं यदि तो भाई यहाँ देखा जाए तो इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो एस कहाँ जाता है बच्चों? ऊपर जाता है। इस एस से एस को कैंसिल किया जा सकता है। सबको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। जब इस एस को हम ऊपर लेके जाते हैं तो एस से एक पावर कैंसिल हो जाती है और जो बचता है फॉर्मूला वो क्या बचता है बच्चों? किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड। क्या बचता है बच्चों? किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड। यदि डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जाए, हमारे पास एफ की जो यूनिट निकल के आई है वो क्या निकल के आई बच्चों? किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड। क्या निकल के आई? किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड। यदि इसकी डायमेंशन निकाली जाए तो किलोग्राम की डायमेंशन क्या होती है? एम होती है। मीटर की क्या होती है बच्चों? एल होती है। और सेकंड की क्या होती है? टाइम की क्या होती है? टी होती है। जब इन तीनों को ऊपर किया जाता है तो क्या मिलता है हमें? डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल माइनस वन टी माइनस वन। क्या बचता है बच्चों? एम एल माइनस वन टी माइनस वन। कौन सा ऑप्शन मैच करता है? थर्ड ऑप्शन मैच करता है। सी वाले ऑप्शन हमारा सही होता है। कौन सा बच्चों? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होता है। एम एल माइनस वन टी माइनस वन। मैंने आप लोगों को इसको बहुत डीप में सोल्व करके दिखाया है। यदि आप लोग चाहें तो इसको बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं जब हम लोगों को चीज़ें पता होती हैं।
तो हम बहुत तेज़ी से उसको क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। यहाँ बिल्कुल बेसिक तरीके से आप लोगों को बताया गया है कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोला गया है कि एक खिलाड़ी एक गेंद को क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर लात मारता है, तो वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे यदि थीटा हो। अधिकतम क्षैतिज दूरी प्राप्त करने के लिए थीटा कितना होना चाहिए। अधिकतम क्षैतिज दूरी प्राप्त करने के लिए यदि थीटा की बात की जा रही है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था क्षैतिज परास के लिए फॉर्मूला। क्या बताया था बच्चों, क्षैतिज परास के लिए क्या बताया था आप लोगों को, फॉर्मूला। और क्षैतिज परास का जो फॉर्मूला था R = वो क्या था, u² sin थीटा, क्या था बच्चों, u² sin 2 थीटा अपॉन g। क्या था फॉर्मूला, u² sin 2 थीटा अपॉन g। यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मैक्सिमम R मैक्सिमम निकालने के लिए, R मैक्सिमम जब हम निकालते हैं तो R मैक्सिमम हमें किस तरह से मिलता है, u² अपॉन g। क्या मिलता है बच्चों, R मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या मिलता है, u² अपॉन g। या यहाँ से R मैक्सिमम निकालने की कोशिश की जाए, जब R मैक्सिमम हम निकालते हैं तो sin 2 थीटा को हमें क्या निकालना है, R मैक्सिमम निकालना है। कितना निकालना है बच्चों, sin 2 थीटा को मैक्सिमम निकालना है। sin 2 थीटा को यदि मैक्सिमम निकालते हैं, sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और वो कहाँ जाके मिलती है हमें 90 डिग्री पर। कहाँ जाके मिलती है बच्चों, 90 डिग्री पर। साइन से साइन कैंसिल किया जा सकता है, तो 2 थीटा = क्या मिलता है हमें 90 डिग्री, देन थीटा = क्या मिलता है हमें 45 डिग्री। थीटा = क्या मिलता है बच्चों 45 डिग्री। तो यानी कि हमें R मैक्सिमम यदि चाहिए, यदि हमें क्षैतिज परास अधिकतम चाहिए, तो एंगल कितना होना चाहिए आपके पास 45 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों 45 डिग्री होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। किस एंगल से उसको फेंकना चाहिए, लात मारना चाहिए 45 डिग्री। यही बोला जाता है कि जो हमारे भाला फेंक वाले खिलाड़ी होते हैं या फिर शॉर्ट पुट वाले खिलाड़ी होते हैं, जो थ्रोअर होते हैं, वो अपनी ऑब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा दूर फेंकने के लिए किस एंगल से अपने ऑब्जेक्ट को फेंकना चाहिए, उन लोगों को 45 डिग्री के एंगल से फेंकना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम ये जो R मैक्सिमम हमें मिलता है वो कौन से एंगल पर जाकर मिलता है बच्चों, 45 डिग्री के एंगल पर जाकर मिलता है। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। यदि कॉन्सेप्ट हमें पता हो तो हम बगैर फॉर्मूला लिखे हुए इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगला बोला गया कि व्यतिकरण की घटना, जो इंटरफेरेंस होता है वो कहाँ होता है, व्यतिकरण की घटना कहाँ कहाँ हो सकती है। तो ध्यान देना बच्चों, व्यतिकरण की घटना हम लोग साउंड में भी पढ़ते हैं और लाइट्स में भी पढ़ते हैं। तो प्रकाश के लिए, केवल प्रकाश के लिए बोलना गलत है, केवल ध्वनि के लिए बोलना गलत है। ध्वनि और प्रकाश दोनों में होती है, ध्वनि और प्रकाश दोनों में होती है। ध्यान दीजिएगा, सभी प्रकार की तरंगों में नहीं होती है, केवल कहाँ होती है, ध्वनि और प्रकाश में होती है। तो हम क्या बोलेंगे, ध्वनि और प्रकाश में व्यतिकरण की घटना होती है। इंटरफेरेंस की प्रोसेस जो होती है कहाँ होती है बच्चों, ध्वनि और प्रकाश में। अगला क्वेश्चन दिया गया, किसका वेग प्रकाश के वेग के तुल्य नहीं है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4, विद्युत चुंबकीय किरणें यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा किरणें और रेडियो वेव्स। इनमें से आपको ये देख के बताना है कि किसका वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के इक्वल नहीं है, लाइट के वेलोसिटी के इक्वल नहीं है। तो ध्यान से देखा जाए तो जो लाइट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है। लाइट क्या होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो हो सकती हैं, इसके बराबर चलता है। गामा रेज जो होती हैं लाइट की स्पीड से चलती हैं, रेडियो रेज जो होती हैं लाइट की स्पीड से चलती हैं। तो बीटा रेज जो होती हैं वो कभी भी लाइट की स्पीड से नहीं चल पाती हैं। बीटा रेज के बारे में हम लोग एक बात बोलते हैं, बीटा पार्टिकल्स के बारे में। बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं लाइट की स्पीड का 1% से लेकर 99% की स्पीड तक कुछ भी हो सकता है। इनकी स्पीड कभी फिक्स नहीं होती है, इनकी स्पीड कभी भी फिक्स नहीं होती है। यदि स्पीड फिक्स होती तो इसको हम कैथोड किरणों के साथ, कैथोड रेस के साथ क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों कि प्रकाश का वेग बीटा किरणों के बराबर कभी भी नहीं होता है, या बीटा कणों का जो वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर नहीं होता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, तो भाई न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। हमसे क्वेश्चन बड़ा आसान सा पूछ लिया गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो हम सभी लोगों को पता होगा कौन थे भाई साइंटिस्ट जिनने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। किसने की थी बच्चों, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यदि इसका कॉन्सेप्ट पता है तो बड़ी आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन ये दिया गया है बच्चों कि समान आकार के दो गोले एक ही धातु से बने हैं।
समान आकार के दो गोले एक ही धातु से बने हैं परंतु एक ठोस है और दूसरा खोखला है। यानी कि सेम मेटल से बने हुए दो स्फीयर हैं, एक होलो स्फीयर है और एक कैसा है, कंप्लीट स्फीयर है, यानी कि ठोस गोला है। इनको समान तापमान पे गर्म किया जाता है। सेम टेम्परेचर पर यदि इन दोनों को गर्म किया जाए तो क्या होगा? हम सबको पता है कि थर्मल एक्सपांशन होता है। किसी भी मेटल को जब हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो उसमें क्या होता है? थर्मल एक्सपांशन होता है। लेकिन ध्यान देना बच्चों, कॉन्सेप्ट यहाँ पे यह है कि जो थर्मल एक्सपांशन की प्रोसेस होती है, क्या बच्चों? थर्मल एक्सपांशन की प्रोसेस होती है। भले ही थर्मल एक्सपांशन सॉलिड्स में कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। लीनियर एक्सपांशन, क्यूबिकल एक्सपांशन और इसके अलावा सुपरफिशियल एक्सपांशन। 3 तरह का एक्सपांशन होता है, यानी कि रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार, लीनियर एक्सपांशन, सुपरफिशियल एक्सपांशन और क्यूबिकल एक्सपांशन। इस तरह से तीन तरह के एक्सपांशन होते हैं। लेकिन ध्यान देना बच्चों, जो एक्सपांशन होते हैं या कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, जैसे अल्फा बीटा गामा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन जो होते हैं डिपेंड करते हैं ऑब्जेक्ट के नेचर पर। किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट के नेचर पर, ना कि शेप या साइज पर। शेप या साइज पर कभी डिपेंड नहीं करते हैं, डिपेंड करते हैं केवल किस पे बच्चों? ऑब्जेक्ट के नेचर पर। तो ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो नेचर है वो सेम है। उसने पहले ही बोल दिया समान आकार के हैं और धातु एक ही है, एक ही धातु के हैं, यानी कि सेम नेचर के बनाए गए हैं। क्या है बच्चों? दोनों का नेचर कैसा है? सेम है। दोनों किसी कैसे बने हैं? एक ही पदार्थ के बने हैं, एक ही मैटर के बने हुए हैं। तो दोनों में जो एक्सपांशन होगा वो कैसा होगा बच्चों? बराबर होगा। दोनों गोलों में प्रसार समान होगा। क्या होगा बच्चों? दोनों गोलों में क्या होगा? प्रसार समान होगा। कौन सा ऑप्शन? सी वाला। इट विल बी सेम बोथ स्पेयर्स। होलो स्पेयर के लिए भी उतना ही होगा और सॉलिड स्पेयर के लिए भी उतना ही होगा जितना होलो के लिए हुआ था। क्लियर बच्चों? कॉन्सेप्ट क्या था? यदि सेम मैटर से बने हुए हैं, समान पदार्थ से बने हुए हैं, तो भले खोखला हो या ठोस हो, प्रसार समान होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया गया। हीरे की चमक का कारण क्या होता है? हीरा क्यों चमकता है? जो डायमंड होता है वो शाइन क्यों करता है? तो डायमंड के शाइन करने का एक ही रीज़न होता है बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है बच्चों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रोसेस से क्या करता है? जो हीरा होता है, डायमंड होता है, वो क्या करता है? शाइन करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया, दूर संचार से संबंधित तरंगें कौन सी हैं? द वेव्स रिलेटेड टू टेलीकम्युनिकेशन कौन सी हैं? टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड वेव्स कौन सी हैं? तो सबको पता है टेलीकम्युनिकेशन के लिए यानी कि दूर संचार के लिए कौन सी तरंगों का यूज़ किया जाता है बच्चों? सूक्ष्म तरंगों का यूज़ किया जाता है, माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है। किन का यूज़ किया जाता है? टेलीकम्युनिकेशन के लिए कौन सी वेव्स का यूज़ किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का यूज़ किया जाता है, यानी कि माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया गया, दो समतल दर्पणों के मध्य में कितना कोण होना चाहिए ताकि आपतन कोण कुछ भी हो, आपतित किरण व परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर हो। दो प्लेन मिरर हैं, उनको आप किस तरह से स्टेबल करोगे, किस तरह से रखोगे कि उनके बीच में आपतित किरण और परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर हो, यानी कि पैरेलल हो। तो ध्यान देना बच्चों, यदि दो ऑब्जेक्ट को यानी कि दो प्लेन मिरर को यदि हम किस एंगल पर रख देते हैं? 90 डिग्री के एंगल पर रखते हैं। किस एंगल पर रखते हैं बच्चों? 90 डिग्री के एंगल पर रखते हैं। तो क्या होता है? आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे और परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या होती हैं? एक दूसरे के कैसी होती हैं? पैरेलल होती है। हर कंडीशन में कैसी होती है बच्चों? पैरेलल होती है। प्लेन मिरर की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको यदि अच्छे से पढ़ा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर काफ़ी आसानी से दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया गया कि तापमान बढ़ाने पर द्रव का स्पर्श कोण क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, लिक्विड का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किस तरह से डिपेंड करता है? तो पिछले पोर्शन में मैंने बताया था एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में, आप लोगों को लेक्चर में काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया था कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो क्या होता है? डिक्रीज़ होता है, खासकर लिक्विड के लिए। लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या करता है बच्चों? डिक्रीज़ होता है जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखिएगा। हमें क्वेश्चन नंबर 15 बताया गया है, समतापी परिवर्तन हेतु आदर्श गैस द्वारा किस नियम का पालन किया जाता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में जो गैस होती है वो किस लॉ के हिसाब से काम करती है?
तो सबसे पहले तो समतापी परिवर्तन क्या होता है भाई? समतापी परिवर्तन वो होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है। और टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में किसने रिलेशन बनाया था? बॉयल ने रिलेशन बनाया था। किसने बनाया था बच्चों? बॉयल ने रिलेशन बनाया था। यदि हम बॉयल्स लॉ की यदि बात करें तो बॉयल्स लॉ क्या था बच्चों? बॉयल्स लॉ क्या बोला गया था? यदि किसी गैस का टेम्परेचर कैसा रख दिया जाए? कांस्टेंट रखा जाए। यदि किसी गैस का टेम्परेचर कैसा रखा जाए? कांस्टेंट, तो उस गैस का जो प्रेशर होता है उस गैस के वॉल्यूम के कैसा होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है बच्चों? उस गैस का प्रेशर उसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या ऐसे भी बोला जाता है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। किसका लॉ होता है? तो किसका लॉ होता है बच्चों? बॉयल लॉ होता है। यानी कि जो समतापी प्रक्रिया होती है वो किस पे डिपेंड करती है बच्चों? बॉयल्स लॉ के ऊपर क्या होती है? बेस्ड होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस किसके ऊपर बेस्ड होती है? बॉयल्स लॉ पे बेस्ड होती है। जब हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था तो बड़ी अच्छे तरीके से इस पोर्शन को हमने समझा था। जो चारों प्रोसेस होती है उनके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में हमने काफ़ी डीप में समझा था। हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट? निम्न में से सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? तो ध्यान देना बच्चों, सबसे छोटी यूनिट पूछी गई है हमसे। सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? फर्मी होती है। सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? फर्मी। और 1 फर्मी इज इक्वल्स कितना होता है? 1 फर्मी इज इक्वल्स कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अभी तक। कितनी है बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? 10⁻⁻15 मीटर, जो कि किसके बराबर होता है? 1 फर्मी के इज इक्वल्स होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है बच्चों? स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है यहाँ पे दी गई इनमें से? 1 फर्मी, या फर्मी बोलेंगे जिसे हम। सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? फर्मी है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। हमें बोला गया निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन ये बोला गया है कि लोटनिक घर्षण जो होता है सर्पी घर्षण से अधिक होता है, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है ग्रेटर देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। सेकंड ऑप्शन दिया गया है लोटनिक घर्षण जो होता है सर्पी घर्षण के समान होता है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, यानी कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो लेस देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन आर सेम, यानी कि दोनों समान रहते हैं, एक ही घर्षण के नाम है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, घर्षण कितने प्रकार का बताया जाता है? हमें 3 प्रकार का। जो फ्रिक्शन होता है बेसिकली कितने तरह का बताया जाता है? 3 तरह का। पहला कौन सा? स्थैतिक घर्षण। दूसरा कौन सा? लोटनिक घर्षण। और तीसरा कौन सा घर्षण? सर्पी घर्षण। तो देखा जाए तो सबसे यहाँ पे जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो कौन सा कर रहा है? लोटनिक घर्षण जो होता है सर्पी घर्षण से क्या होता है बच्चों? कम होता है। यदि रिलेशन देखा जाए तो स्थैतिक घर्षण, कौन बच्चों? स्थैतिक घर्षण, फिर कौन आता है? लोटनिक घर्षण, और फिर कौन आता है? सर्पी घर्षण। फिर कौन आता है? सर्पी घर्षण। यदि रिलेशन देखा जाए तो कुछ इस तरह से होता है। तो लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से क्या होता है? कम होता है, ऑलवेज लेस देन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये तो। अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों। यदि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा हो तो आप लोग यहाँ से आंसर दे सकते हैं। यदि पृथ्वी की चक्रण गति को बढ़ाया जाता है तब भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु के भार में क्या परिवर्तन आएगा? है ना बच्चों, यह हमें क्या बोला गया है कि स्पिनिंग मोशन क्या कर दिया जाए? अर्थ का क्या कर दिया जाए? इंक्रीज कर दिया जाए। अर्थ अपने एक्सिस पर क्या कर रहा है बच्चों? रोटेट हो रहा है, इस तरह से घूर्णन कर रहा है, चक्रण कर रहा है। अर्थ क्या करता है? जैसे सपोज करिए हमारा अर्थ है, इसका एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर अर्थ क्या कर रहा है? वेस्ट टू ईस्ट क्या कर रहा है बच्चों? पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? पश्चिम से पूर्व की तरफ मोशन कर रहा है। पश्चिम से पूर्व की तरफ हमारी पृथ्वी घूमती है। हमसे बोला गया है यदि चक्रण बढ़ा दिया जाए, घूर्णन बढ़ा दिया जाए, तो भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु के भार में क्या परिवर्तन आएगा? भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर बच्चों। क्या बच्चों? भूमध्य रेखा मतलब क्या? इक्वेटर। इक्वेटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसके भार में क्या परिवर्तन आएगा? हमसे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो भार क्या होता है बच्चों? W क्या होता है? W इज इक्वल्स m/g। हमने पहले ही बता दिया आप लोगों के, मास अनचेंजेबल क्वांटिटी होती है जबकि वेट चेंज हो सकता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग। यदि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होगा तो वेट भी चेंज हो जाएगा। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वेटर पर कैसा होता है बच्चों? मिनिमम होता है। इक्वेटर पर कैसा होता है? मिनिमम। यहाँ हमारे क्या हैं? पोल्स हैं, यहाँ हमारे क्या हैं? पोल हैं,
तो पोल्स पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसा होता है बच्चों, मैक्सिमम होता है। उसकी यूनिट वैल्यू भी बताई गई है आप लोगों को, वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही बताया गया आप लोगों को। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पिनिंग के। किसके बच्चों, स्पिनिंग के, या फिर ऐसा बोले कि रोटेशन के कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रोटेशन के कैसे होता है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि रोटेशन को यदि इंक्रीज कर दिया जाएगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। अब यदि हम स्पिनिंग को बढ़ाते हैं, रोटेशन को बढ़ाते हैं, रोटेशन बढ़ा रहे हैं मतलब क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज यदि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा तो ऑब्जेक्ट का मास, ऑब्जेक्ट का वेट भी क्या करेगा बच्चों, यदि जी डिक्रीज हो रहा है तो डब्ल्यू भी क्या करेगा, डिक्रीज होगा। यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा बच्चों, कि उस ऑब्जेक्ट का वेट जो होगा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो क्या कर जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान देना, मास अनचेंजेबल क्वांटिटी होती है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन वेट चेंज हो सकता है। वेट किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो स्पिनिंग जब हम बढ़ा देते हैं, जब रोटेशन बढ़ा देते हैं अर्थ का, तो क्या होता है बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज होने पर क्या होता है, वेट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 19 हमको दिया गया है, न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है बच्चों, कि दो ग्रहों के द्रव्यमानों का अनुपात 1:2 तथा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी 1:2 है। इन ग्रहों के गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात बताइए। हमसे रेशियो पूछा गया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस का। तो सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, G इंटू एम बाय आर स्क्वायर, कैपिटल G इंटू एम बाय आर स्क्वायर। ये क्या होता है बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अब कोई दो प्लैनेट्स हैं, दो ग्रह हैं जिनके मास का रेशियो कितना बच्चों, m1:m2 इज इक्वल्स 1:2 है, और उनकी रेडियस का रेशियो कितना है, r1:r2 इज इक्वल्स कितना है, वो भी 1:2 है। वो भी कितना है बच्चों, 1:2 है। तो हम सबसे पहले तो प्लेनेट 1 के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो जी तो क्या है, कांस्टेंट है। जी तो क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। जी तो कांस्टेंट है। उसके बाद पहले वाले प्लेनेट के लिए m कितना है, 1 है। रेशियो कितना है, 1 है, यानी कि m ही लिख सकते हैं हम। और पहले वाले प्लेनेट के लिए रेडियस भी कितनी है, 1 है। रेडियस का रेशियो भी कितना है, 1 है, यानी कि यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, r का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन सेकंड प्लेनेट के लिए जब हम निकालते हैं, सेकंड प्लेनेट के लिए निकालते हैं, तो जी तो क्या रिमेन कांस्टेंट है। m का वैल्यू कितना हो जाता है बच्चों, 2 हो जाता है। m का वैल्यू कितना हो जाता है, 2m अपॉन r का वैल्यू भी कितना हो जाता है, 2r। 2r का क्या बच्चों, होल स्क्वायर। 2r का होल स्क्वायर। इन दोनों को हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन में हमें क्या मिलता है, g से g कैंसिल होता है, m से m कैंसिल होता है। और यहाँ से जब 2r का स्क्वायर निकालते हैं हम लोग, यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, 2r का स्क्वायर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 4r स्क्वायर। यहाँ r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा। तो जो हमें वैल्यू मिली है, अब यहाँ से वैल्यू जो बची है हमारे पास, वो क्या बची बच्चों, g1 अपॉन g2 इज इक्वल्स, यहाँ तो 1/1 लिख सकते हैं ऊपर की तरफ तो, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2/4 लिख सकते हैं। 2/4 को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, 1/2। यहाँ से g1 अपॉन g2 जब हम लोग निकालते हैं तो क्या निकलता है बच्चों, 2 कहाँ जाता है, रोटेट होके ऊपर, तो क्या बोला जा सकता है, 2/1, यानी कि g1:g2 इज इक्वल्स टू 2:1। क्या रेशियो आता है उनके, रेशियो क्या आता है बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का उनके लिए, 2:1 का। कौन सा ऑप्शन मैच करता है हमारा, सेकंड ऑप्शन मैच करता है। कौन सा ऑप्शन मैच करता है बच्चों, सेकंड ऑप्शन। क्या रेशियो आता है उनके लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए, 2:1 का रेशियो आता है। ध्यान देना बच्चों, जब भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन आए, वीडियो को पॉज करें, अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करें, अपने दिमाग से सॉल्व करें, और जैसे ही सॉल्व हो जाता है वीडियो को वापस से प्ले करके हमारे ऑप्शन को चेक करें, हमारे आंसर को चेक करें। यदि अच्छा आता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि गलत होता है तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहाँ गलत किया है, हम लोग उसकी सुधार करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया गया है कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए असत्य कथन कौन सा है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले तो बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस होती है जिसमें हीट का चेंजेस नहीं हो सकता। जिसमें क्या नहीं हो सकता, हीट का चेंजेस नहीं हो सकता। हीट का चेंजेस नहीं होता यदि कि डेल्टा क्यू इज चेंज टू 0,
डेल्टा क्यू इज चेंज टू 0। तो कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो सही है यहाँ पे, पहला ऑप्शन तो क्या है बच्चों, सही है। अब ध्यान देना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ हम लोग चलते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है बच्चों, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्या निकलता है बच्चों, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल क्यू की वैल्यू यदि 0 है तो क्या वैल्यू मिलती है हमें, डेल क्यू की यदि वैल्यू 0 है तो क्या मिलता है हमें, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल यू क्या है यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी बच्चों, और डेल्टा डब्ल्यू क्या है, जो वर्क किया जाता है वो वर्क डन है। अब यहाँ से बच्चों ध्यान देना, यदि यहाँ पे हीट चेंजेस टू जीरो, देन जो हमारा प्रोसेस वर्क करेगा वो वर्क कहाँ से करेगा, इंटरनल एनर्जी से वर्क करेगा। किससे वर्क करेगा बच्चों, इंटरनल एनर्जी से वर्क करेगा। इस कंडीशन में जो इंटरनल एनर्जी वो हो जाती है कैसी, नेगेटिव। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। कौन सा इक्वेशन निकल के आता है बच्चों, यहाँ से हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आता है वो क्या निकल के आता है बच्चों, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। क्या निकल के आता है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, या जो वर्क डन किया है हमने वो कैसा, नेगेटिव फॉर्म में होगा। नेगेटिव फॉर्म में होगा, इसका मतलब क्या है बच्चों, सेकंड ऑप्शन भी हमारा क्या होता है, सही होता है। सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे तो हमारे पास सही है। तीसरा ऑप्शन क्यू कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल सही बात है, क्यू भी कांस्टेंट रहता है। तो ये तीन ऑप्शन तो हमारे लिए सही है। चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है कि एंट्रोपी निश्चित नहीं रहती है, एंट्रोपी इज नॉट कांस्टेंट। तो सही बात है, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है क्या, एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं रहती है क्या, एंट्रोपी तो कांस्टेंट रहती है। एंट्रोपी क्या करती है बच्चों, कांस्टेंट रहती है, रिमेन कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये वाला ऑप्शन क्या करता है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या हमारे लिए गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, यहाँ पे यदि हम ऑप्शन की बात करेंगे, यदि हम बोलेंगे कि सही स्टेटमेंट कौन सा है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, डी वाला, यानी कि एंट्रोपी इज नॉट कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया गया है, जब दो आवेशित कणों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाती है तो उनके मध्य का जो बल होता है वो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बच्चों आवेशों के मध्य में जो बल लगता है वो किसका फॉर्मूला क्या है, कूलॉम्स लॉ के हिसाब से Q1 × Q2 बाय R स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब ये जो डिस्टेंस है उसको कितना कर दिया गया है, डिस्टेंस को कितना कर दिया गया है बच्चों, डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है। तो Q1 × Q2 अपॉन 1/2 × R का होल स्क्वायर। यदि यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं तो Q1 × Q2 अपॉन 1/4 × R स्क्वायर। तो ये 4 उठ के कहाँ जाता है बच्चों, ऊपर जाता है। तो क्या बचता है, F इजिक्वल्स क्या बचता है, Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर × 4। तो कितने टाइम्स हो जाता है वो, 4 टाइम्स हो जाता है। कितने टाइम्स हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। यदि दोनों के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। हम देख भी रहे हैं यहाँ से कि जो डिस्टेंस है वो कैसे होती है, फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी डिस्टेंस को डिक्रीज करोगे उतना ज़्यादा फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज कितना हो जाता है, जब डिस्टेंस को हाफ किया जाता है, जब फोर्स कितना इंक्रीज होता है बच्चों, 4 टाइम्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन सा है, इन दिए गए में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है। तो ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले तो हमें पदार्थ के बारे में पता होना चाहिए, प्रतिचुंबकीय क्या होता है, अनुचुंबकीय क्या होता है, लौह चुंबकीय क्या होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो चुंबक को आकर्षित नहीं करता है या बहुत कम आकर्षित करता है, नॉर्मली अट्रैक्शन दिखाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ जो चुंबक के साथ अच्छा खासा अट्रैक्शन दिखाता है, मतलब डायमैग्नेटिक से क्या करता है, ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाता है। और लौह चुंबकीय क्या बच्चों, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाता है। तो सबसे कम अट्रैक्शन दिखाने वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय बोलते हैं, यानी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। यदि यहाँ से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस निकाला जाए, इनमें से कौन सा है, देखिएगा लोहा जो होता है काफ़ी अच्छी तरीके से क्या करता है, अट्रैक्ट होता है। एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम भी अट्रैक्ट होता है, निकल भी अट्रैक्ट होता है। तो कौन अट्रैक्ट नहीं होता है, तांबा। तांबा क्या है, एक तरह का डायमैग्नेटिक क्या है बच्चों, हमारे लिए सब्सटेंस है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन है, तांबा। तांबा आसानी से चुंबक के साथ चिपकता नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम दिया जाता है। तो ध्यान देना बच्चों, हम सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का यूज़ किया जाता है, राइट हैंड लॉ का यूज़ किया जाता है। किसका, फ्लेमिंग्स राइट हैंड लॉ का, राइट हैंड रूल का यूज़ किया जाता है। किसके लिए,
डायरेक्शन निकालने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमें बोला गया है कि न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किसके लिए होती है? द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज 4। किसके लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है? तो ध्यान देना बच्चों, जिसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है उसकी वेवलेंथ भी क्या होती है? सबसे कम होती है। तो गामा रेस की क्या होती है? गामा रेस की क्या होती है बच्चों? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। यहाँ पे दिए गए सब में से सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी बच्चों? गामा रेस की है, गामा किरणों की है। लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज के पार्ट का जो दिया गया है वो क्वेश्चन क्या है बच्चों? कि किसी तरंग में पूर्ण आंतरिक परावर्तन उपस्थित होगा जब तरंग जाएगी। तरंग कहाँ से कहाँ जाएगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की संभावनाएं होती है। तो ध्यान देना बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है TER या TIR जो होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसके होने की दो कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन तो क्या होती है? आपकी जो रे है वो रे कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, यानी कि डेंस टू रेयर जाना चाहिए, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जाना चाहिए। सघन माध्यम से हमेशा कहाँ जाना चाहिए? विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन टू क्रिटिकल एंगल, यानी कि आपतन कोण का मान हमेशा क्रांतिक कोण के मान से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो क्या है बच्चों कि आपकी जो रे है वो कहाँ से कहाँ जानी चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो यहाँ पे देखा जाए सघन और विरल के बीच में कंपैरिजन किया जाए, डेंसर और रेयरर के बीच में कंपैरिजन किया जाए, तो वायु और कांच के बीच में सघन कौन है? कांच है। तो विरल से सघन में जा रहे हैं आप पहले ऑप्शन में, तो ये तो गलत हो जाएगा। रेयरर टू डेंसर तो आप जा नहीं सकते। दूसरा, निर्वात से वायु में जाने पर, निर्वात से तो जा ही नहीं सकते, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तीसरा, वायु से पानी में जाने पर, वायु कैसी है? रेयर है, और पानी कैसा है? डेंसर है, तो ये ऑप्शन भी मैच नहीं कर सकता। जो ऑप्शन बचा है कौन सा? पानी से वायु में। अब देखिएगा, वाटर का कंपैरिजन यदि हम एयर के साथ करते हैं तो कौन ज़्यादा डेंसर होता है? वाटर ज़्यादा डेंसर होता है। वाटर से जब आप कहाँ जाते हैं? एयर में जाते हैं, तो क्या करेंगे आप लोग? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को देखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये रहे थे आपके 25 क्वेश्चंस जो आप लोगों को आज दिखाए गए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आप लोगों के लिए जल्द होगा आपके पास। ये क्वेश्चन सेट आप जब सोल्व करें बच्चों, तो जो मैंने बताया उसी तरीके से करिएगा। क्या कि जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम वीडियो को पॉज करें, उसको हमारे अकॉर्डिंग उसको क्या करें? सॉल्व करने की कोशिश करें, और ऑप्शन को जब मैं सॉल्व कराता हूँ उसके साथ मैच करें। अगले पार्ट में आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।